नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड सरकार ने बजट से पहले परंपरा के मुताबिक विधानसभा में आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसे सदन के पटल पर रखा। सर्वेक्षण रिपोर्ट के जरिए वित्तीय वर्ष के अंदर आने वाले आर्थिक स्थिति में बदलाव की जानकारी दी गई है। इसमें मुख्य रूप से आर्थिक विकास की दर और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की जानकारी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की वास्तविक जीडीपी में 9.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। फ्री होल्ड करने के लिए मैं झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 एक प्रति सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। प्रश्न यह है कि झारखंड सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने राज्य में मॉब लिंचिंग की घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि रुपेश हत्याकांड, संजू प्रधान के मामले में राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। बीजेपी विधायकों का आरोप था कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सरकार का कानून और सरकार का व्यवहार साफ तौर पर पक्षपात को दिखाता है, जबकि सत्ताधारी ने बीजेपी के विरोध को राजनीति करार दिया। से जिंदा जलाकर हत्या की गई, मॉब लिंचिंग की गई। पिछले दिनों एक 17 वर्षीय नौजवान रुपेश पांडे की हत्या बरही में हुई मॉब लिंचिंग के माध्यम से पीट कर मार दिया गया और अपराधियों को सरकार ने अपना संरक्षण दिया हुआ है। अब मेरा मानना है कि जब तबरेज की हत्या होगी तो आप उसे मॉब लिंचिंग करार देंगे, लेकिन अगर रुपेश पांडे या संजू प्रधान की हत्या होगी तो आप चुपचाप चादर तान कर सो जाएंगे। ये दोहरी नीति चलने वाली नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। यह केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यह एक राजनीतिक हथकंडा मात्र है और राज्य के अंदर इस प्रकार के हथकंडे अपनाने की दिशा में वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो अखलाक की हत्या हो, चाहे वो रुपेश पांडे की हत्या हो, ऐसे मॉब लिंचिंग के कारनामों की पुनरावृत्ति को रोकने में दिलचस्पी नहीं रखती है। वह सिर्फ धार्मिक आधार पर बंटवारा करके अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है, इसलिए वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ आ रहे इस बिल का विरोध करते हैं। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि बजट झारखंड के आम जनमानस को केंद्रित करते हुए आना चाहिए। साथ ही आगामी योजनाओं के साथ ही पिछली योजनाओं के बारे में भी इसमें जानकारी दी जानी चाहिए। झारखंड जनमानस को केंद्रित करते हुए और झारखंड के प्रगति को ध्यान में रखते हुए ये आए, ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन कल दिखेगा कि सरकार किन किन स्तर पर उनका निर्णय और उनका बजट किधर जाता है। इससे पहले कि पिछला बजट और पिछले कमिटमेंट को भी पूरा करके सामने लाना चाहिए। दोनों ही चीज होनी चाहिए। आगे आने वाले साल का जो बजट हो या फिर योजनाएं हैं उनके बारे में सरकार उल्लेख करे, लेकिन पिछला जितना कमिटमेंट, पिछला बजट कहाँ कितना दूर हम आगे बढ़ पाए या सक्सेस हुए कि नहीं, कितना सरेंडर हम किए हैं, इसकी जवाबदेही भी सरकार को लेनी चाहिए। कल झारखंड विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया जाएगा। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट किसानों और गरीबों पर केंद्रित होगा। सरकार के दावों पर गौर करें तो झारखंड के 9 लाख किसानों को कर्ज माफी के दायरे में शामिल किया जाना था। इनमें से 5 लाख किसानों को 50,000 रुपए तक की कर्ज माफी के लिए पिछले बजट में राहत दी गई थी। वहीं उम्मीद है कि इस बार 4 लाख किसानों की 1 लाख तक की ऋण माफी का प्रावधान किया जा सकता है। इनके अलावा किसानों को सिंचाई, बीज और अन्य संसाधन के लिए अतिरिक्त बजट अलॉट किया जा सकता है। हालांकि सरकार के दावों के विपरीत राज्य में सबसे अधिक दयनीय स्थिति किसानों की है, जो मौसम की मार के साथ ही सरकार के सितम को भी झेलने को मजबूर हैं। तो वही बोल रहे हैं नहीं कि आपका बताइएगा, हम तो खुद बोल रहे हैं कि हम लोग में
किसान में कोई ताकतें नहीं है जो हम लोग सरकार को घेरावा करे और किसान को थोड़ा सा सरकार मदद दे। कोई जगह धात कहेगा तो हम लोग उड़ जाए पक्षी के जैसा, अपना घर द्वार पकड़ेंगे, अपना घर मकान कि नहीं भैया इस जगह जाएंगे, अभी जो नून रोटी चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। क्या फायदा? अब का फायदा? जो कमा रहे हैं, साग मन बेच रहे हैं, वही वाला को बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहे हैं, उसी में चल रहा है, खा पी रहे हैं। अब क्या करेंगे? यही धंधा करबे करना। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की सेविकाएं अपने बकाया वेतन को लेकर पिछले 8 दिन से रांची में धरना पर बैठी हैं। यहां करीब 200 पोषण सखियों का अनशन जारी है, जिनमें से कई की हालत अब बिगड़ने लगी है। पोषण सखियों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में न्यूज 18 की टीम जब पोषण सखियों की हालत की जानकारी लेने उसके पास पहुंची तो प्रशासन भी एक्शन में नजर आया, जिसके बाद बीमार पोषण सखियों को इलाज के लिए पारस अस्पताल ले जाया गया। हम लोग 23 तारीख से ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए अपने मांगों को लेकर के हम लोग का अभी देखिए लगातार हम लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन इनका तबीयत आज 8वां दिन है, अनशन पर बैठी हुई है। लेकिन हम लोग मीडिया के माध्यम से तो बराबर हम लोग प्रयास तो आप दिखाई रहे हैं कि क्या हम लोग का हालत है। लेकिन यहाँ का प्रशासन को अभी हम जो गार्ड हैं उनको कॉल किए, एसडीओ साहब को कॉल किए, हम लोग 7-8 बार से ज्यादा कॉल कर चुके हैं। लेकिन एसडीओ सर एक बार जैसे उठाए कॉल, उनका कहना था जैसे हम लोग सुने कि सर पोषण सखी का हालत बहुत गड़बड़ है, दैनिक हो गया, आप प्लीज किसी डॉक्टर को यहाँ मुहैया करवा दीजिए। और हम लोग तो उस फोन काट दिए। उसके बाद जब हम लोग फोन करें तो बार बार वो फोन कट करते। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे लिए ट्रीटमेंट है कि नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में कोई है मेरे लिए कि नहीं है, सरकार क्या चाहती है। आज उन्होंने कुछ ना कुछ हमको बोला जाए, मतलब जवाब सरकार से हम चाहते हैं कि अगर सरकार की नौकर है तो वहाँ से भी धकेला जा रहा है, अगर यहाँ भी है तो यहाँ मेरे लिए कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग सरकार के क्या है? अगर हम है तो सरकार है, और अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी सरकार बनिए तो हमें भी सुविधा मिलेगी। तो अनसुनी क्यों कर रही है? हर विभाग से अनसुनी क्यों किया जा रहा है? बस यही चाहते हैं सरकार से हमारी सुनवाई करे। तो पिछले 23 फरवरी से जो पोषण सखी है ये अनशन पर बैठी अपनी मांगों को लेकर के, और इनका कहना है कि पिछले 3 दिनों से इनकी तबीयत जो है खराब है 2 पोषण सखियों की, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। जब न्यूज 18 की टीम जब इनके पास पहुंची इनकी तबीयत खराब को देखते हुए, तो यहाँ पे प्रशासन जो है वो एक्शन पर हमें नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से जो है मजिस्ट्रेट यहाँ पे आए हैं और पोषण सखियों को जो है अभी पारस या सदर अस्पताल लेके जा रहे हैं। रांची से संवाददाता कोमल बहल की रिपोर्ट। कड़े कानून के बाद भी झारखंड में धर्मांतरण का काला साया हटने का नाम नहीं ले रहा है। बात पाकुड़ की करें तो यहां हिरणपुर प्रखंड के रामाकुड़ा गांव में लोगों पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर जबरन खेत कब्जा के साथ ही गांव से बेदखल करने की भी चेतावनी दी जा रही है। लोगों का आरोप है कि सरना धर्म के पूजा स्थल मांझी थान की ईसाई लोगों ने बलपूर्वक घेराबंदी कर दी और उन्हें पूजा से भी वंचित किया जा रहा है। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो हम लोग रूढ़ीवादी है, जो मेरा पिताजी आदम से हम लोग आते आ रहे हैं प्रधान में, हम प्रधान भी हैं, हम इस मांझी थान में पूजा करेंगे। जबरदस्ती लोग पूजा ना करने की वजह से लोग घेर लिया है मेरे पाजी तन को। हमारा जो आदिवासियों का जो यहाँ के संथाल आदिवासियों का जो मांझी थान व्यवस्था है, जो मांझी थान एक पूजा स्थल है, उस पूजा को जो है ईसाई बने लोग बाउंड्री करवा देते हैं और हमारे लोगों को पूजा करने के लिए 3 महीना तक रोकते हैं सर। और उसके बाद पूजा करने से रोकने के बाद बोलते हैं ईसाई बन जाओ। ये मामला है सर। और इसको लेकर के हम लोगों ने और हमारे लोगों ने जो है उपायुक्त से लेकर के थाना प्रभारी तक को बार ज्ञापन दिया, FIR तक, इसका सारा चीज़ हम लोगों के पास एविडेंस है सर, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। वहीं रामकुड़ा के मुखिया ने धर्मांतरण पर जारी विवाद से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ये केवल प्रधानी से जुड़ा विवाद है और इसे जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है। एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। गांव शांतिपूर्ण है और धर्म को लेकर के मेरा मुंह से कभी कुछ नहीं निकला है। और वैसे भी कल जैसे सीओ साहब भी आए थे, थाना प्रभारी दल बल के साथ आए थे, वहाँ लोगों को पूछे तो धर्म को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं है और किसी को धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वैसा भी कोई बात नहीं है।
झारखंड में लगातार हो रहे धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। इसी के साथ ही सभी मंत्री और विधायकों से मिलकर संगठन की ओर से प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि धर्मांतरण पूरे झारखंड के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। उन्होंने जमशेदपुर में रवि सिंह की ओर से चलाए जा रहे चंगाई सभा का भी जिक्र किया, जिसके जरिए लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके लिए एक विश्व हिंदू परिषद ने अभी तय किया है कि एक बड़ा अभियान हम लोग लेने वाले हैं। अभी 7 तारीख से विधायक संपर्क अभियान पूरे झारखंड के अंदर शुरू होगा, जिसमें झारखंड के कार्यकर्ता सारे मंत्रियों से, विधायकों से मिलकर के उनको बताएंगे कि आखिरकार ये धर्मांतरण की विभीषिका क्या है और झारखंड को खंड खंड करने का जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं उसको रोकिए, अन्यथा तो समाज के अंदर बहुत बड़ा एक अंडर करंट पैदा हो रहा है। समाज अगर खड़ा हो गया तो देखना बहुत भारी पड़ेगा। गुमला में पुलिस ने ग्रामीणों से ठगी करने के आरोप में एनजीओ से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर शहर के सिसई रोड स्थित पोद्दार धर्मशाला में छापेमारी की गई, जहां राधे कृष्ण जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। गिरफ्तार लोगों के पास से मोहर, फर्जी कागजात, एनजीओ का कैश मेमो, एचडीएफसी बैंक के चेक के साथ 2 लाख से अधिक कैश बरामद किया गया। ये लोग फर्जी ट्रस्ट बनाकर लोन देने के नाम पर ठगी कर रहे थे और अब तक पलामू में 25 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं लोहरदगा, बोकारो के साथ ही रांची में भी ठगी को अंजाम दिया था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, जिसमें बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पूछताछ क्रम में कुछ संदिग्धता सामने आई, जिस पर जांच करने पर उनको जाली कागजात पाया गया और उस पर वहाँ से 2 लाख रुपया और स्टम्प, चेक बुक और जिसको लोन दिया गया था उनका फॉर्म बरामद किया गया और उनसे पूछताछ की, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई। झारखंड में मैट्रिक और इंटर पास युवाओं को 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में अवसर के सवाल पर बहस तेज हो गई है। हेमंत सोरेन सरकार के इस फैसले को राज्य के आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के युवाओं के लिए नुकसानदेह बताया जा रहा है। सत्ताधारी दल के अंदर से भी इस फैसले पर फिर से विचार की आवाज उठने लगी है। झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड की जिला स्तरीय नियुक्ति को लेकर बहस तेज हो गई है। मैट्रिक और इंटर पास युवाओं को नियुक्ति में मौके के सवाल पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। एक नजर डालते हैं नियुक्ति में मौका देने पर उठ रहे सवालों और उनके संभावित नतीजों पर। सरकार के फैसले से दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को रोक पाना नामुमकिन होगा। वहीं दूसरे राज्य के युवा भी झारखंड से मैट्रिक या इंटर पास कर नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ले पाएंगे। सरकार का फैसला अनारक्षित श्रेणी के युवाओं के लिए नुकसानदेह बताया जा रहा है। इधर अनारक्षित श्रेणी के स्थानीय मूलवासी कैटेगरी के युवा नियुक्ति प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे में सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती देना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि स्थानीय मूलवासी और खतियानधारी को किस संविधान के तहत नियुक्ति प्रक्रिया से सरकार रोकेगी। ये और इस तरह के कई और सवाल राजनीतिक गलियारे में उठने लगे हैं। सदन के अंदर भी राज्य सरकार के इस निर्णय पर विधायक हेमंत सोरेन को आईना दिखाने में जुट गए हैं। सरकार ने उल्टा किया कि राज्य के लोगों के लिए अवसर ज्यादा करने के बजाय और उस खिड़की को खोल दिया और इससे एक बार फिर से जो है यूं ही बाहर से जो लोग पढ़ने वाले थे उनको अवसर और ज्यादा मिलेगी और ये राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। मैट्रिक और इंटर पास युवाओं को नियुक्ति में अवसर के सवाल पर सत्ताधारी दल के अंदर से ही विरोध की आवाज उठने लगी है। कांग्रेस ने खुद की सरकार से ही इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। यहाँ के लोगों को, झारखंडी लोगों को, खतियान आधारित लोगों को आपको लाभ देना है तो रेडिकल डिसीजन दीजिए ना। ये क्या ये सब मैट्रिक की करके पूरा उसी के आधार पर आप उसको निर्णय लीजिए और इसका वाहवाही लीजिए। आपका खतियान को आधार बनाते हुए आप इसको बढ़िए आगे और भी इसमें आपका विपक्ष से भी राय ले लीजिए, तमाम लोगों को राय लीजिए,
उनका भी सुझाव आएगा। झारखंड राज्य गठन के 22 साल के बाद भी स्थानीय और नियोजन नीति नहीं होने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया का पेच सुलझ नहीं पाया है। हेमंत सोरेन सरकार से राज्य के युवाओं को काफी उम्मीद थी, पर अब तक वर्तमान सरकार भी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिला स्तर पर 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में मैट्रिक इंटर पास का प्रावधान जरूर किया गया है, जिस पर अभी से ही सवाल उठने लगे हैं और राज्य सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। 7 मार्च को रांची के कार्निवल हॉल में कांग्रेस का दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित कार्यकारी अध्यक्ष ने कार्निवल हॉल का निरीक्षण किया। दक्षिणी छोटा नागपुर के सभी जिलों से कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे प्रमंडल के जितने जिले हैं उसके जिला अध्यक्ष हैं और बाकी जो पदाधिकारी हैं विभिन्न संगठन मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष वगैरह हैं वो सभी इस समय शामिल होंगे और इससे हम लोग का प्रयास होगा कि जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी है, उसे एकदम निचले स्तर तक यानी कि आम जन तक जो सबसे अंतिम व्यक्ति है गांव के वहां तक पहुंचाने का हम सभी का प्रयास है। सरायकेला के चौका थाना अंतर्गत कांड्रा चौका मार्ग पर दुलमी घाटी में बाइक और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता का काफिला उसी मार्ग से गुजर रहा था। मंत्री ने तत्काल काफिला रुकवाकर 108 एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल भिजवाया और चौका थाना पुलिस को सूचित कर मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 3 युवक चौका की ओर से आ रहे थे। इसी बीच दुलमी घाटी के समीप नरसिंह इस्पात के पास सड़क पर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रेलर से सीधे टक्कर हो गई। इसी दौरान वहां से गुजरते स्वास्थ्य मंत्री की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें मदद पहुंचाई गई। घायलों की पहचान अभी की जा रही है। मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ स्पॉट पे। गढ़वा जिले में सरकारी भवनों का निर्माण तो किया जा रहा है, लेकिन उसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा। राज्य सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार ITI भवन का लाभ पढ़ाई करने वाले छात्रों को नहीं मिल रहा। भवन में अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण स्थानीय लोग सरकार के फैसले पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, जबकि स्थानीय विधायक और सरकार के मंत्री जरूरत पड़ने पर शिक्षण संस्थानों से संबंधित भवनों के निर्माण करने की बात कर रहे हैं। सरकार योजना तो बनाती है केवल शिलान्यास और ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए, राशि का बंदरबाट करने के लिए। यहाँ जो ITI भवन बना है विगत 10 वर्ष पूर्व लगभग बना है। 10 वर्ष पूर्व बनने के बाद भी वहाँ कोई व्यवस्था, न पढ़ाई का व्यवस्था किया गया, न कोई टीचर का, न कोई नया एडमिशन किया गया, जो अभी फिलहाल वो खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। यूक्रेन में फंसे पलामू के छात्र आयुष राज भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे आयुष रूस से जारी युद्ध में फंसे हुए थे, जिसके बाद रोमानिया सीमा से होते हुए उनकी सुरक्षित वापसी हो सकी। यूक्रेन से सुरक्षित लौटने वाले आयुष ने रांची संवाददाता निरंजन कुमार के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। यूक्रेन से छात्रों का लौटना सिलसिला जारी है। कल 5 छात्र लौटे थे। आज पलामू के छात्र हैं आयुष राज, यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं और सीधे इनसे बात करते हैं। आप कैसे आए, सर विषय से बताएं। मैं अभी सबसे पहले इवानो फ्रैंकोविच नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, जो कि वेस्टर्न साइड में आती है यूक्रेन के। हम वहां से 26 फरवरी को हमने बस ली, जो कि हमें रोमानिया बॉर्डर के पास ले गई। वहाँ से लगभग 16 घंटे अप्रॉक्स हमने भीड़ में या भगदड़ के हैं उसमें हमने गुजारी। ना खाने को था ना पीने को था। उसमें किसी तरह हमने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की पर असफल रहे। अगले दिन फिर हमने ट्राई किया। बॉर्डर पे ऐसा सिचुएशन है कि ज़्यादा भीड़ होने के बाद हवाई फायरिंग हो रही है रोमानियन आर्मी के द्वारा, और जो भी बच्चे जो कि गेट के पास या बॉर्डर के नज़दीक पहुँच रहे हैं तो उनके ऊपर पेपर स्प्रे का यूज़ किया जा रहा है। भगदड़ का माहौल है और वहाँ के जो नेटिव कंट्रीज़ वाले हैं जैसे कि यूरोपियंस, उन्हें चुन चुन के पहले बाहर निकाला जा रहा है, उसके बाद किसी भी अदर कंट्रीज़ को निकाला जा रहा है। मैं रोमानिया बॉर्डर के थ्रू आया हूँ। अंदर क्रॉस करते ही आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी वहाँ के गवर्नमेंट के थ्रू, हमारे एम्बेसी के थ्रू।
खाना पीना और वहाँ से रहना, वहाँ भी शेल्टर्स प्रोवाइडेड है। वहाँ से बस आपको नियर बाय जो शेल्टर है, जो हमें बुखारेस्ट है, जो कैपिटल है उनकी, एयरपोर्ट के पास में जो सेंटर है शेल्टर में, वहाँ ले जाएगी। वहाँ लगभग एक दिन का इंटरवल, मेरा लगभग 30 आवर्स 35 आवर्स का इंटरवल था, जहाँ पे हम रेस्ट किए, वेट किए। वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी। वहाँ से हमें बस लेती है और उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए आते हैं। एयरपोर्ट से हम वेट करते हैं। उसके बाद जब एम्बेसी के लोग आते हैं तो हम एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ से हमने फ़्लाइट ली यूक्रेन से, जो एयर इंडिया थी। वहाँ से हम सीधे आते हैं दिल्ली के लिए। आयुष राज जी, आप किसे श्रेय देना चाहेंगे यहाँ तक पहुँचने में, अपनी धरती, अपनी मातृभूमि पर आने में? मातृभूमि में भारत सरकार, झारखंड सरकार और वो सभी लोग जिन्होंने हमारी मदद की, रोमानिया के सरकार, वहाँ के बॉर्डर के और वहाँ के नेटिव पीपल जिन्होंने हमारी मदद की, और हमारे घर वाले जिन्होंने और परिजनों जिन्होंने हमारे लिए दुआ की, सभी जितने लोग हैं सभी के लिए मैं अच्छा कहूँगा। तो ये थे हमारे साथ आयुष राज। इन्होंने अभी इनकी फ्लाइट लैंड की यूक्रेन से, यूक्रेन में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी सारी व्यथा बताई। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के पतरातू डीजल लोको शेड मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। दिवंगत रेलवे अधिकारी शमशेर जंग के नाम पर पिछले 33 साल से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इसके जरिए क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का मौका मिल रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं पतरातू डीजल शेड मैदान में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं फुटबॉल के रोमांच को कैमरे के माध्यम से। आप यहां पर दो टीमें यहां पर खिताबी जंग के लिए लड़ रही हैं और यह शमशेर जंग फुटबॉल टूर्नामेंट का 33वां वर्ष है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहां पे फुटबॉल, यहाँ रोमांच है, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है। 33 वर्षों से लगातार ये फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन होना अपने आप में एक बड़ी बात है। हर क्षेत्र से प्लेयर लोग आते हैं, अपना प्रतिभा दिखाते हैं और अच्छा खेल का प्रदर्शन होता है, मनोरंजन भी होता है। और कब से फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है? ये 1988 से चलते आ रहा है और 30 वर्षों से इस क्षेत्र में यानी फुटबॉल का यानी क्या कह लीजिए कि विकास कर रही है। चूँकि टूर्नामेंट के देश के नामी गिरामी प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे क्षेत्र के नए खिलाड़ियों में एक ऊर्जा मिलता है। 30 साल से मैं लगातार रेफरी कर रहा हूँ यहाँ पे डीजल शेड रिक्रेशन क्लब के मैदान में, और इस साल भी मैं रेफरी के लिए आया हूँ। मैं ये टूर्नामेंट पे कहाँ के खिलाड़ी आते हैं? ये बहुत दूर दूर से आते हैं, भागलपुर, मुगल सराय, आसनसोल। शमशेर जंग यहाँ पर एक अधिकारी थे, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। आज उनके नाम पर यह टूर्नामेंट 33 वर्षों से जारी है। तो इस क्षेत्र में फुटबॉल को इस माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज़